दोस्तों नमस्कार। मयूर जानी ऑफिशियल नाम के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी फरमाइश पर मैं कह देता हूं कि मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ लोग हमारे दर्शक जो है कहते हैं कि यार वो आप नहीं कह रहे हैं अभी। अब मैंने कहा दो बार नाम क्यों ले, अच्छा नहीं लगता है ना, वो आत्मश्लाघा लगता है। एक ही खुद मैं अपना नाम दो बार बोल दूं वो अच्छा नहीं लगता है। जिसको जो करते हुए अच्छा लगता होगा वो करे, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके कहने पे हमने ये कह दिया। और मंच क्योंकि आप सभी का है, हम सभी का है, तो वो ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इस कार्यक्रम में हम जो है कुछ 2-3 मुद्दे पे बात करेंगे। गुजरात में एक ऐसी घटना हुई, पहले उस पर बात करें कि मैं वो खबरें भी देखता हूँ जो वैसे आमतौर पे अखबारों में कहीं 5वें पन्ने पे वो एक डेढ़ कॉलम में छप जाती, या वो खबरें जो सार समाचार के रूप में मेन स्ट्रीम तथा कथित मेन स्ट्रीम चैनल जिसको कहते हैं, उन चैनलों में सार समाचार के रूप में 60 सेकंड में आके चली जाती है। लेकिन वो खबर जो होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। एक ऐसी खबर है जो गुजरात के हमारे सौराष्ट्र के बोटाद में एक घटना घटी। घटना क्या घटी मैं आपको बता दूं, फिर आज के हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मुलाकात करवा दूंगा। बोटाद का एक गांव है भीमनाथ, वहां के रहने वाले और धंधुका जो वहां से करीब है कि एक हॉस्पिटल है, RMS हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी धर्म सिंह मोरडिया नाम के एक व्यक्ति थे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब वो नहीं रहे। तो वो जो धर्म सिंह मोरडिया जो कि RMS अस्पताल धंधुका के ट्रस्टी थे, उनकी हत्या हो गई और हत्या की उसी गांव में, उन्हीं के गांव के रहने वाले एक युवा ने। और सबके बीच में हुई ये घटना। कोई ऐसा नहीं कि कहीं लपक के हमला बोल दिया और कत्ल कर डाला, ऐसा कुछ नहीं। सरेआम हुई और बहुत गुस्से के साथ हुई। और जो लोग इसको देखने वाले थे, प्रत्यक्षदर्शी लोग जो थे, उन्होंने ये कहा कि ये जब युवा इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिसका नाम कि धर्म सिंह मोरडिया था, जो कि ट्रस्टी था इस हॉस्पिटल का, जब वो युवा उस पर हमला बोल रहा था धारदार हथियार से, तब साथ में वो ये कह रहा था, सबने जो सुना है, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे वो सबने ये सुना कि आपने मुझे नौकरी नहीं दिलाई और मेरे 3 साल बर्बाद किए। ये लगातार इसको रिपीट, जब जितने भी घाव मारे हैं उसने लगाए हैं उस अधेड़ उम्र के ट्रस्टी के ऊपर, उतनी बार या उससे ज्यादा बार ये एक ही वाक्य बोलता रहा, हमला करते करते उस अधेड़ ट्रस्टी को मारते मारते, उस जैफ भाई के जो ट्रस्टी थे उनको मारते, उस पर हमला बोलते बोलते कि आपने मुझे नौकरी न दिलाई और मेरे 3 साल खराब कर दिए, 3 साल मेरे बिगाड़ दिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रस्टी थे धर्म सिंह मोरडिया, उनकी जान चली गई, उनको बचा नहीं पाए। लेकिन जिसने हमला किया था उस युवक ने भी जहर पी लिया, जहरीली कोई दवाई जो थी वो पी ली और अपनी जान देने की, खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि वो, उसको बचा लिया गया है, लेकिन वो गंभीर हालात में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जो धर्म सिंह मोरडिया जिनकी जान चली गई, उस घर में स्वाभाविक रूप से बहुत ही शोक है, विषाद है, छाया हुआ है, गम छाया हुआ है। और क्योंकि पाटीदार समाज से ताल्लुक रखने वाले ये वहां के सामाजिक नेता थे धर्म सिंह मोरडिया, तो फिर राजकोट के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला जो कि पाटीदार समाज से हैं, धंधुका के पूर्व MLA विधायक भरत पंड्या, और इनके साथ साथ उस इलाके के जितने भी राजनीतिक और सामाजिक नेतागण थे, वो सब अस्पताल पहुंचे और जिसकी जान चली गई धर्म सिंह मोरडिया की, उसके परिवार को सांत्वना भी दी। और इससे अलावा और भी क्या सकते, लेकिन ये हो गया। अब ये क्यों हुआ?
नौकरी 3 साल तक मुझे नहीं दी और आपने मतलब 3 साल बिगाड़ दिए, ये क्या एक कारण हो सकता है कि आप किसी का कत्ल कर दें? ये धर्म सिंह मोरडिया साहब जो थे, उनकी उम्र वैसे भी 88 साल की थी, मतलब काफी अधेड़ में नहीं थे, काफी वयोवृद्ध थे। मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा यहाँ पे, वो अधेड़ में के नहीं थे, वो वयोवृद्ध थे, 88 साल की उम्र के व्यक्ति, समाज में जिनका बहुत अच्छा नाम था। तो इसको, इस युवा को ये कौन सा खुन्नस चढ़ा होगा, कौन सा फ्रस्ट्रेशन होगा, कौन सा डिप्रेशन होगा, कौन सा डेस्परेशन होगा कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति की, जो समाज में बड़ा प्रतिष्ठित था, उसकी उतना गुस्सा आया कि हत्या कर दी। फिर खुद ने अपनी जान देने की कोशिश की। ठीक है, इस मुद्दे पर मैं आज राजेश ठाकर साहब को मेरे साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्या ये कोई क्षणिक आवेश था, या कोई ये लगातार दबा हुआ कोई गुस्सा था, और क्या सिर्फ ये एक ही युवा के मन का गुस्सा था, उसका आक्रोश था, या यही स्थिति क्या कमोबेश इस राज्य के युवाओं की है? यही डेस्परेशन, यही डिप्रेशन, यही फ्रस्ट्रेशन क्या व्यापक है? ये समझने की कोशिश करेंगे। और भी 2-3 बातें होंगी, लेकिन पहले इस पर बात करेंगे। तो मैं ठाकर साहब को जोड़ रहा हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैंने प्रस्तावना में आपको बता दिया, आप सबको बता दिया। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? 88 साल के बुजुर्ग, और ये बात देखिए, जो घटना घटी, आपके इंट्रोडक्शन में सही बात है कि एक अखबार के अंदर कोई घटना आती है, हम उसको पढ़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये अपराधी है और ये जो है वो पीड़ित है। एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी है, उसकी वजह भी आपने बताई कि क्यों की है। लेकिन उस खबर के अंदर की खबर अगर आप खंगाल के देखोगे, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर उस नौजवान के अंदर ये पीड़ा थी, ये व्यथा थी, ये फ्रस्ट्रेशन था कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो गुस्सा निकलना कहाँ चाहिए था? जी। युवाओं को जो है वो रोजगार का वायदा जो है, वो तो ये धर्म सिंह भाई ने नहीं किया था। वो ठीक है, वो एक समाज के मोभी थे, उनका एक जो है ट्रस्ट के हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग उनका सम्मान करते थे, तो उसको ये आशा हो, क्योंकि दोनों के परिवार के बीच में अच्छा ताल्लुकात भी थे। लेकिन ये लड़के के जो पिताजी का अवसान हो गया, उसके बाद जो है वो ये फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा था, और उसमें हो सकता है कि धर्म सिपाही ने उसको मदद करने की बात कही हो कि कहीं ना कहीं वो जुगाड़ करके उनको नौकरी दिला देंगे, और उसमें वो असफल रहे हो और उस पर ये गुस्सा उसका निकला हो। तो मैं तो ये समझना चाहता हूं कि जो आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ आदमी, जिसकी जिम्मेदारी नहीं है आपको नौकरी दिलाने की, लेकिन उनके सामाजिक तौर पर उनकी जो प्रतिष्ठा थी, वो जो संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे, उसके आधार पर कुछ न कुछ करने की वो कोशिश कर रहे थे, और उसमें वो विफल हुए, उस पर इसका एक गुस्सा फूटा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो 30 साल से गुजरात के अंदर सरकार चल रही है, जो हर 5 साल के अंदर एक मैनिफेस्टो लेके आती है, उसमें लाखों लोगों को नौकरी देने का वायदा करती है, और उसके बावजूद चपरासी की भी जगह अगर खाली होती है, तो उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो है लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। फिर भी जो गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटना चाहिए, वो नहीं फूटता, और एक ऐसी जगह पर ये फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है जो बेमायना है। धर्म सिंह भाई ने अपनी जो है वो जान गंवाई है। जो ये लड़का था जो नौकरी चाहता था, उसने अपने कैरियर और अपनी जिंदगी दोनों को दाव में लगा दिया है। तो ये जो गुजरात का मॉडल है, मैं ये देख रहा हूं, ये जो छुरा भोंका गया है, वो गुजरात मॉडल की पीठ में भोंका गया है, उसके सीने में भोंका गया कि भाई आप जिस विकास मॉडल की बात करते हो, जिस साल भर साल वाइब्रेंट वाली समिट करते हो, लाखों करोड़ रुपए के एमओयू आपने किए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के दावे करे हैं, वो दावे कितने खोखले हैं, ये घटना इस चीज को दर्शाती है। हमें इस प्रकार से उसको देखना चाहिए कि एक बेरोजगार युवा
जो नौकरी नहीं मिलने पर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि जिसकी जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ उनका परिचय उनके साथ था और उसको लगता था कि ये व्यक्ति मुझे नौकरी दिला सकता है, और 2-3 साल के अंदर कोशिश की भी होगी, हो सकता है, लेकिन न दिला पाए, तो जो है उनकी हत्या कर देते। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आपने बताए कि उनको जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उनको तो सबसे पहले जो है वो पुष्पांजलि उनके विकास मॉडल के चरणों में करनी चाहिए कि भाई धर्मसिंह भाई की जो हत्या हुई है, वो हत्या के लिए निमित्त ये लड़का बना है, लेकिन उस छुरे को हाथ में पकड़ाने वाली ये गुजरात गवर्नमेंट की सिस्टम है। इस सिस्टम का फेलियर है जो गुजरात के युवाओं के अंदर इतना गुस्सा भर रहा है, उतना आक्रोश पैदा कर रहा है। तो उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो ओवर स्पीडिंग करके वो निकाल रहे हैं गाड़ियों में बैठकर, और उसमें जो है हिट एंड रन के केस हो रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज के अंदर मारामारी में हो रहा है। कोई एक स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा किसी को छुरा दफ्तर में लेके जाता है, उसको मार देता है। ये सारी जो घटनाएं हैं, ये घटना ये बताती है कि माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए माँ बाप ने जो इनको ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, और वो जो इंतजार में है कि अब तेरे पास डिग्री आ गई है तो तुझे नौकरी मिलेगी, और हमने जो किया है अब हमारे लिए चैन के जो है दिन वापिस आएंगे, उसका जो प्रेशर होता है एक युवा के ऊपर, और उसके बाद उसको लगता है कि मेरी डिग्री तो जो है वो काम की नहीं है, मैं बिल्कुल नकारा हूं, मेरी कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो कुल मिलाकर उसके अंदर इस प्रकार की जो है एक ऐसी चीज भर देती है कि जिसके कारण ये करता है। इसने वो मारते वक्त ये कहा कि मैं 3 साल में मेरे बिगड़ गए नौकरी नहीं मिलने के कारण। उसके बाद वो मारने के बाद घर में चला गया। घर में जाके जो है वो वो कृषि की जो पेस्टिसाइड दवाई आती है जहरीली, वो उसने पी ली। जब पुलिस आई तो हाथ में गीता लेके वो घर से बाहर निकला। आप देखिए कितने प्रकार के इमोशंस एक व्यक्ति के अंदर हम देख रहे हैं। उसको ये भी पता है कि मैंने जो किया है वो गुनाह किया है, मैंने जो किया है वो गलत किया है। उसके बावजूद भी वो गलत होते हुए रोक नहीं पाया। हो सकता है ये करने से पहले पहले उनके साथ वाद विवाद हुआ था धर्मसिंह भाई के पास, और 5-7 मिनट ये बताया जाता है कि बहुत उग्र भाषा में जो है दोनों के बीच में संवाद हुआ, फिर दौड़ता हुआ वो घर में गया। तो वो क्षणिक जो गुस्सा हो सकता है कि वो दौड़ता हुआ घर में गया, हथियार लेके आया, उनको मार दिया। फिर घर में जाकर उसको पछतावा हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जो हो गया है उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वो हाथ में गीता लेकर बाहर निकलता है। तो आप समझो कि जो नौजवान पहले पढ़ता है, वो नौजवान जब नौकरी की राह के अंदर थक जाता है, वो थकने के बाद हम इसको कोई किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये जो मानसिक संतुलन इसने खोया है वो पागलपन है। धर्मसिंह भाई तो बेचारे सामाजिक आगेवान थे, वो एक गांव के प्रतिष्ठित आदमी थे। उन्होंने जो है उनकी स्थिति को देखकर, उनके पिता नहीं रहे तो देखकर हो सकता है कि वायदा कर दिया हो कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के तौर पर अगर वो विफल हुए हैं, तो यहाँ तो पूरी सिस्टम विफल है। बिल्कुल 30 साल से बैठी हुई जो सरकार है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई आपको पहले तो सस्ती शिक्षा देनी चाहिए, वो नहीं दी, तो उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेट करने के बाद जो है लाखों रुपए जो है वो उसकी उगाई होने लगी। वो लाखों रुपए भी जो है माँ बाप ने कर्जा करके बच्चे को पढ़ा लिया। फिर डिग्री हाथ में आई, डिग्री हाथ में लेकर पहले तो सरकारी नौकरियों के लिए दौड़ा। सरकारी नौकरी के अंदर आपको स्थिति पता है, एग्जाम होती नहीं है, होती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, फिर जो है उस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। तो सारा एक ऐसा विष चक्र है जिसके अंदर उसको लगता है कि भैया सरकारी नौकरी तो जो है वो हो नहीं पाएगा, तो वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ दौड़ता है। और वहां भी जब उसको लगता है कि यहाँ पर जो दिखाया गया ख्वाब है वो तो सिर्फ आसमानी ख्वाब है, हकीकत के अंदर कुछ है नहीं जमीन पर, तब जो है वो अंदर से टूटने लगता है। और उसके अंदर से टूटने की आवाज तब हमको सुनाई देती है जब वो ऐसा गुनाह कर देता है किसी के साथ या अपने साथ। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो घटना है
वो घटना के अंदर धर्म सिपाही की जो हत्या हुई है, वो हत्या इस सिस्टम के फ्रस्ट्रेशन ने पैदा की है, और उसका जो है निमित्त जो है वो ये लड़का हुआ है। आज गुजरात के अंदर जो ड्रग्स का इतना सारा आना, इतनी सारी फैक्ट्रियों को पकड़ा जाना, अभी अभी एक घटना घटी मयूर भाई, एक स्कूल में किसी प्राइवेट ट्यूशन, बहुत बड़ी ब्रांड वाला ट्यूशन क्लासेस है, उसमें जाने वाला बच्चा घर पे आता था दोपहर को, फिर जो है वो सो जाता था, न खाता था न पीता था, शाम तक सोता रहता था। वो घर में कुछ न बोलता था, वो पहले स्पोर्ट्स खेलता था, स्पोर्ट्स बंद कर दिया। उसके माँ बाप जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो उसके यूरिन के अंदर जो है ड्रग्स के सैंपल पाए। 10वीं दौरान में पढ़ने वाला बच्चे के साथ, 10वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ ये हुआ। तो आप समझिए ये जहर कहाँ कहाँ फैल रहा है, कहाँ कहाँ फैल रहा है। उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन जो है वो ये युवाओं के अंदर क्यों है। तो ये पूरी जो घटना है वो मैं समझता हूं बेरोजगारी से जुड़ी हुई घटना है, और इस घटना को सिर्फ ही किसी युवा ने पागलपन में किसी की हत्या कर दी है, इतने सीमित दायरे के अंदर जो आज चल रहा है अखबारों में, मीडिया में, सभी जगह पर कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो उन्होंने घटना दिखाई है कि भाई एक लड़का ये था, ये था, ये था, जो पुलिस एफआईआर में लिखते हैं कि भाई इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने सुना कि वो क्या कह रहा था। और आपने बताया 88 साल के वो वृद्ध थे, वैसे भी जो है उनके पास बहुत लंबी जिंदगी नहीं थी, उसका हत्या कर देता है युवान। यानी कि सारे एंगल से आप देखोगे तो उसके अंदर मोटिव एक ही दिखता है, और वो मोटिव वो फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन के पीछे क्या है तो सिस्टम का फेलियर है। उसी अस्पताल के एक और ट्रस्टी हैं उद्धव जी पटेल, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हम 30 साल से भी ज्यादा लंबे समय से हम ये सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये जो धर्म सिंह मोरडिया जिनका कत्ल हुआ, जो बुजुर्ग व्यक्ति का, वो कहते हैं कि वो गांधी जी की विचारधारा वाले और ऐसे ही उन्हीं के रास्ते में चलने वाले व्यक्ति थे। ये क्यों हुआ ये हम समझ नहीं पा रहे। इनकी कमी जो है, कह रहे हैं कि पूरे जिले को महसूस होगी, और धर्म सिंह भाई के साथ ऐसी कोई हादसा हो सकता है ये कभी कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। उन्होंने कभी कोई काम गलत नहीं किया, और उनकी अगुवाई में हम सब काम करते थे, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वक्त निकाल के वो हफ्ते में एक बार ये जो ट्रस्ट की अस्पताल है आरएमएस हॉस्पिटल, वहां पे वो आते थे, ताकि वो जो अस्पताल का कामकाज ट्रस्ट का, आप सब जानते हैं ट्रस्ट का अस्पताल होता है तो वहां पे ऑलमोस्ट मुफ्त में इलाज होता है, पैसे वहां लिए नहीं जाते। तो वो सब चीजों को वो जो निगरानी है वो भी वो करते थे। एक जो चश्मदीद गवाह है जो उस वक्त का, उस पूरे हमले का, वो मैं उनको बता दूं, वो वहां के उप सरपंच हैं, भीमनाथ गांव के उप सरपंच, उनका नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह कह रहे हैं कि क्यों हत्या हो गई, मेरी नजर के सामने हुई। इस युवा ने क्यों हमला बोल दिया, इसके पीछे का कारण एग्जैक्टली क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो अचानक से आके वो लड़का जो था वो बोलने लगा, वो चिल्लाने लगा कि आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाई, आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाई। वो लड़का जिसने ये इस हादसे को अंजाम दिया, वो पहले उसी गांव में जो सरकारी स्कूल थी उसमें वो मध्याह्न भोजन की योजना में वो ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहा था। आउटसोर्सिंग, परमानेंट जॉब नहीं है किसी के पास भाई साहब, आउटसोर्सिंग की जॉब है। तो वहीं आउटसोर्सिंग में वो जॉब कर रहा था, और मारते वक्त भी धर्म सिंह भाई को जब वो मार रहा था, हमला बोल रहा था, तब भी ये कह रहा था कि आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाई, मेरे 3 साल क्यों खराब किए। अब ये जो लड़का है, इसका नाम है कल्पेश सऊजी भाई मीर, ठीक है। उस इलाके में जो तादाद है कोली समाज के लोगों की वो भी ज्यादा है। मेर सरनेम जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पे कोली समाज में आती है। तो अब वो इतनी बात में मतलब क्यों ये, तो राजेश ठाकर साहब ने जो कहा ना, ये बात समझने लायक है कि ये कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था, ना ये क्रिमिनल था,
ये लड़का कोई क्रिमिनल नहीं था जिसने ये हत्या कर दी, क्योंकि गुनहगार नहीं था, आपराधिक उसका ना तो उसकी मनोवृत्ति थी, ना उसका कोई इतिहास था। वो मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम भी करता था, जो फिर उसका आउटसोर्सिंग में चली गई होगी, नौकरी चली गई होगी। तो एक सीधा सा दो जिंदगियां खत्म हो गई वैसा। एक वो धर्मसिंह भाई जो कि बहुत अच्छा काम सालों से कर रहे थे समाज के लिए, वो चल बसे, और एक युवा जो बेरोजगार था और फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन से, डेस्परेशन से वो इतना पीड़ित हो चुका होगा कि एक अच्छा खासा भला लड़का गुनहगार बन गया। वो बच जाएगा अगर दवाई पी ली है, बच जाएगा, बच के भी उसका जीवन अब कैसे बीतेगा राजेश जी, ठाकर साहब, अब उसकी लाइफ में क्या होगा? उसकी कैरियर तो देखो वैसे भी खत्म हो गई ना, उसकी कैरियर तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो यही सवाल जो है वो सबसे बड़ा उभर कर अब आता है कि अगर उस युवा को अपना गुस्सा निकालना था, अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचानी थी, तो हो सकता है वो विधानसभा के बाहर जाके जो है वो धरने पर बैठ जाता, सरकार के खिलाफ जो है कोई बात करता, कोई मंत्री के सामने जाकर उसका विरोध दर्ज करता, क्योंकि जिम्मेदारी उन लोगों की थी। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डाइवर्ट किया गया है, उसमें कोई भी जो है वो समस्या है, उसको लोग सरकार के साथ जोड़कर देखना जो है वो बंद कर दिया है, और खास करके हमारे गुजरात के अंदर। एक तरफ आप देखिए ये युवाओं के पास नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ जो डुप्लीकेट वाला एक धंधा चलता है, वो लाखों रुपए कमा के ले जा रहे हैं। तो बहुत सारे युवा जो हैं वो ये भी देख रहे हैं कि भाई हम मेहनत करके पढ़ लिख कर जो है वो नौकरी की लाइन में खड़े हैं, और जो डुप्लीकेट जज हो, डुप्लीकेट पीएमओ हो, डुप्लीकेट पुलिस हो, आईपीएस हो, ये सब बन के लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो दोनों तरफ का मॉडल है गुजरात के अंदर, और वो मॉडल युवाओं को, उनकी शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे ये आपके जो माध्यम है, उस माध्यम से मैं तो गुजरात के युवाओं को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप ये सारी चीज से परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी स्किल के हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए वो मौके उपलब्ध कराने में हमारी जो भी सरकार है वो सरकार विफल हुई है, तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो आक्रोश है, वो लोकतांत्रिक रूप से सरकार के खिलाफ होना चाहिए। आप गुस्सा अगर निकालोगे नहीं, आप अपनी बात किसी से कहोगे नहीं, कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबसे बड़ा ये इस सारी चीजों का कारण रहता है। तो नहीं करोगे तो वो कुछ अलग जगह पर निकल जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो उसके बाद भी आपके साथ हो जाएगा। फिर ये युवा के साथ जो हुआ वो चीज होगी। उसमें दो दो चीजें हैं, एक एक युवा की कैरियर तो खत्म हुई है, लेकिन समाज के अंदर प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो भी इस बात से जो है थोड़े चिंतित होने लगेंगे कि भाई समाज सेवा के माध्यम से किसी के अंदर इतनी उम्मीद नहीं जगाए कि वो आदमी जो है वो इतनी अपेक्षा करने लगे कि उनकी अपेक्षा जब खत्म ना हो तो वो उनके ऊपर हमला कर दे। तो ये दोनों तरफ की ये घटनाएं हैं, और इस घटना को मैं दोनों तरफ से, इस तरफ से हो या उस तरफ से, मैं तो ये समझता हूं कि ये सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार ने जिम्मेदारी जो नहीं निभाई, और उनको जो है वो नौकरी नहीं मिली। मैं समझता हूं कि सरकार सारी गवर्नमेंट की जॉब जो है वो नहीं दिला सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ थे तब से लेकर आज तक मयूर भाई जितने वाइब्रेंट हुए, और उनके जो फिगर्स है, अभी अभी आया अखबार में कि टोटल जितने भी एमओयू हुए उसमें से 27% एमओयू जो है वो कार्यान्वित हुए, और उसमें 2 या 3 साल के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गए। वरना वो जो फिगर है इतने सारे वाइब्रेंट की, उसका टोटल बना दो। मैं समझता हूँ गुजरात का नहीं, गुजरात के आसपास के प्रदेशों का भी कोई युवा जो है वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जो ख्वाब लोग देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं यही दुनिया है, और फिर उसका जो ख्वाब टूटता है तो उसकी जो आवाज है वो इस प्रकार से हमको सुनाई देती है।
और इसीलिए मैंने कहा कि ये बच्चे क्या तो भविष्य बिगड़ा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम देखते हैं यहाँ पर गांधीनगर के अंदर वो शिक्षक हो तो वो भी अपनी बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी बढ़ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एलआरडी के जो लोग थे वो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो क्लार्क की भर्ती वाले थे वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले तो पढ़ना पड़ता है, फिर जॉब नहीं मिलती तो जॉब के लिए आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन के अंदर अगर जेल में चले जाते हैं तो फिर वो कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कितनी लड़ाई लड़ेगा एक युवा, कितनी लड़ाई लड़ेगा? अब जब वो लड़ सकता है वो लड़ता है, जो नहीं लड़ सकता वो थक जाता है, थक कर जो है इस प्रकार का गुनाह कर देता है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये सिस्टम का अपराध है। ये छुरा जो था ये युवा के हाथ में नहीं था, सिस्टम ने उसके हाथ में वो छुरा पकड़ाया और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक निर्दोष सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है उसकी हत्या के रूप में जो है वो घटना हमारे सामने आई। बहुत सही बात है। हालांकि मुझे आज और भी इस कार्यक्रम में दो और मुद्दों पे बात करनी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा संजीदा एक मुद्दा, ये बिंदु था, उस पर आज कुछ और बात नहीं करेंगे। आज इसी पर बात करके हम समाप्त करेंगे, क्योंकि तकलीफ होती है धर्मसिंह भाई के लिए भी तकलीफ होती है। हालांकि ये हत्यारा है, अभी अब साबित होगा कोर्ट में, अलग बात है, लेकिन लोगों ने देखा पकड़ा यही सब है। उसने खुद जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की। तो बातचीत की भाषा में कहें तो अब वो जो युवा है कल्पेश, है ना, उसके लिए भी तकलीफ होती है। दो जिंदगियां ऐसे ही, एक तो बहुत अच्छे काज कर रहे थे समाज के लिए, वो आदमी चला गया 88 साल की उम्र का, और एक जो कुछ कर सकता था अपने घर के लिए, समाज के लिए, कम से कम घर के लिए कुछ कर सकता था, वो अब शायद जेल में रहेगा। और जैसे कि राजेश जी ने बताया, और मैं भी मानता हूँ उस चीज को, कि ये गुस्सा और ये जो आक्रोश जो फूट पड़ा, वो इस सरकार की देन है। धर्मसिंह भाई का कोई इससे लेना देना नहीं था। इस सरकार की नीतियों, सरकार की कमियों की वजह से इस राज्य के, इस प्रदेश के युवाओं के मन में जो गुस्सा उमड़ रहा है, जो आक्रोश उमड़ रहा है, जो ऐसे गमख्वार, बड़ा मतलब इससे गमगीन गमख्वार चीज क्या हो सकती है कि ऐसी कोई आवेश में आके कोई ऐसा कुछ काम कर दे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो गुस्से में है, वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे अपने अपने गुस्से को, और ऐसी घटना को अंजाम दे देता है। तो ये दुख, पीड़ा, चिंता और तकलीफ वाली बात है। और फिर जब देखते हैं वो, जब हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा वो जाते हैं गांधीनगर अपनी बात को रखने के लिए, और घसीट कर जो है उनको, जिस तरह से उनके साथ उनको घसीट कर डिब्बे में ठोंसा जाता है पुलिस वाहन में, सवाल मन में होता है ठाकर साहब कि ये ये कौन है? ये अंग्रेज है क्या? ये कौन लोग हैं जो अपने ही बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने ही बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभी भी लड़ रहे हैं? समझ नहीं आता सर, तकलीफ होती है। बेटे तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, मयूर भाई ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी के वर्कर बनकर लोग रहे, वो गवर्नमेंट के वर्कर ना बन पाए। तो इससे दुखद कोई चीज नहीं है कि जो युवा इतने साल से आपको समर्थन के ऊपर समर्थन देता जा रहा है, एक मैंडेट से बड़ा मैंडेट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देता जाता है, और उसका विश्वास जब आप तोड़ते जाते हो तो फिर इस प्रकार की घटनाएं घटती है। और ये घटना अगर सिस्टम को परेशान नहीं करती तो मैं समझता हूं कि ये उनकी फिर संवेदनशील सरकार, मृदु मुख्यमंत्री, ये जब जो विशेषण लगा लगा कर उनका महिमा मंडन करते हैं, उन लोगों को शर्मानी चाहिए। और ऐसी घटनाओं के बाद भी अगर उनको रात में नींद आती है तो मैं समझता हूं कि वो इंसानियत की जो एक सीमा है उसको पार कर गए। ये लगता है सर, ये बात हमको लगा कि हम, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन तक ये बात पहुंचाए। आपने साथ दिया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये बातचीत थी, ये पीड़ा के साथ है, ये दुख के साथ है, तकलीफ है। अब इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, शायद करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे तो लगा कि मुझे करनी चाहिए।
क्योंकि ये जो दिख रहा है उसके पीछे की जो तकलीफ है, इसके पीछे का जो कारण है, जो वजह है इसके पीछे की, ये समझना बहुत जरूरी है। अब सत्ता में बैठे लोग तो नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको समझना नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग और हम लोग जो है इसको समझे, और अगर किसी के साथ इस तरह की घटना या तो परिस्थिति खड़ी हो जाती है तो कृपया अपने आप पर संयम रखें। आवेश में आने से कुछ नहीं होने वाला है ना। मैंने जैसे अगले कार्यक्रम में कहा था इससे पहले वाले कि गैंडा जो होता है, गैंडा, उसकी चमड़ी तो बहुत पतली होती है इन सब के सामने, इतनी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं ये। तो अपने आप पर संयम रखें। परिस्थितियां, मैं आशावादी आदमी हूं, मैं मानता हूं कि कभी ना कभी समय का पहिया तो हमेशा घूमता रहता है, तो कभी ना कभी समय का पहिया तो घूमेगा ही, और सचमुच के अच्छे दिन भी कभी आएंगे। तब तक जो है अपने आप को संभाल के रखें, संयम न खोएं, आवेश में न आए, और सामना करें स्थितियों का, क्योंकि सरकार से उम्मीद रखना तो बेकार की बात है। जो कर सकते हैं हमको हमारे लिए खुद करना पड़ेगा, अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, वो करने की कोशिश करें। फ्रस्ट्रेशन आता है, सब में आता है, लेकिन उसको चैनलाइज करें, गुस्से में परिवर्तित मत करें, ताकि अपने आप को भी नुकसान हो और किसी और को भी, अपने आसपास के व्यक्ति को नुकसान हो। बस ये कहना था आपसे, तो कह दिया हमने आज, ठीक है। अब आपकी बारी है। आपको ये हमने जो पीछे की बात बताई इस पूरी घटना की, आपको कैसी लगी हमको आप लिख के जरूर से बताएं, कमेंट करें। और पसंद आई हो आपको ये जो आकलन था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसकी लिंक जो है इसको आप शेयर कर सकते हैं, और ये जो चैनल आपका है तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।